हेलो एंड वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। आई एम हिमांशी दास और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का एक नया टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो इससे पीछे की कुछ वीडियोस के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करा था और आज भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का एक स्पेशल केस स्टडी कर रहे हैं कि एक डाइपोल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट करता है। राइट तो उससे पहले मुझे पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। अलॉन्ग विद दैट हम कुछ नए टर्म्स पढ़ने वाले हैं दैट इज डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, डाइपोल फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर, एंड टॉर्क कितना होता है डाइपोल का इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैंने दो ऐसे चार्जेस आमने सामने रखे हैं जिनका मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है बट उनके साइन जो है ऑपोजिट है, दैट इज एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो वो पेयर ऑफ चार्जेस फॉर्म करता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। फॉर सपोज मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज है दैट इज प्लस ऑफ क्यू और दूसरा है दैट इज माइनस ऑफ क्यू और उनके बीच का डिस्टेंस फॉर सपोज छोटा डिस्टेंस है दैट इज ऑफ द वैल्यू 2a। तो ये प्लस क्यू और माइनस क्यू मिलकर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल शो करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ नहीं होता, एक पेयर ऑफ चार्जेस होता है जो कि इक्वल होते हैं और ऑपोजिट होते हैं, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, जो थोड़ी सी दूरी पर खड़े होते हैं। नो मैटर ये चार्ज कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, अगर ये इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस है दैट मीन्स दे आर फॉर्मिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जाम्पल्स हमने डेली लाइफ के अंदर बहुत करे हुए हैं। फॉर सपोज मैं ले रही हूँ एक मॉलिक्यूल ऑफ HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मुझे पता है कि H के ऊपर साइन होता था प्लस और Cl के ऊपर साइन होता था माइनस, तो हम लोग इसकी जैसे यहाँ पर H के ऊपर है प्लस, Cl के ऊपर है माइनस, इक्वल चार्जेस आर ऑपोजिट चार्जेस एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, दैट मीन द मॉलिक्यूल ऑफ HCl इज शोइंग अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। दूसरी अगर मैं एग्जांपल लूँ दैट इज ऑफ वाटर H2O। मुझे पता है H के ऊपर साइन होते थे प्लस और O के ऊपर होता है माइनस ऑफ 2 का चार्ज, राइट। तो टोटल देखे तो +2 हो गया, यहाँ पर देखे तो -2 हो गया। इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस, दैट मीन्स H2O का मॉलिक्यूल भी जो है वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब मुझे देखना होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ कितनी है, राइट। अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसकी चार्जेस है +q एंड -q, उनका सेपरेशनल डिस्टेंस इज 2a, तो मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या कहता है, डाइपोल मूवमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं p ऑफ वेक्टर से, जो कि क्या बनाता है हमारा आइदर चार्ज टाइम्स द सेपरेशन बिटवीन टू ऑपोजिट चार्जेस। आइदर चार्ज मीन्स किसी भी एक चार्ज का विदाउट साइन जो भी वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड होगा इनटू हमारा सेपरेशन जो कि हमने ले रखा था 2a, राइट। तो एक्चुअली में हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो गया, दैट इज 2 × a × q। फाइन, डेफिनेशन देख लेते हैं। द डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज आइदर चार्ज टाइम द सेपरेशन बिटवीन टू ऑपोजिट चार्जेस। अब डाइपोल मूवमेंट मैंने कहा है वेक्टर है। वेक्टर का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड की हमने बात कर ली है कि वो होता है 2aq, पर डायरेक्शन की हम क्या बात करें तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव q टू द पॉजिटिव q। From the negative charge to the positive charge is the direction of dipole movement, right। की बात करते हैं डाइपोल मूवमेंट की SI यूनिट क्या होती थी, तो हमें पता है कि SI यूनिट अगर मुझे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की निकालनी है तो आई नीड टू नो द फॉर्मूला ऑफ दैट। तो मेरे पास फॉर्मूला है दैट इज 2aq। तो इंडिविजुअली अगर हम लोग इनकी SI यूनिट्स लेंगे तो वो कलेक्टिवली बन जाती है डाइपोल मूवमेंट की SI यूनिट। तो 2 देखते हैं सबसे पहले, इट इज अ कांस्टेंट, दैट मीन्स इसके पास कोई यूनिट नहीं होती। तो हम जंप करते हैं A पर जो कि एक्चुअली में डिस्टेंस डिनोट कर रहा था। तो डिस्टेंस की हमारी SI यूनिट क्या हो जाती है, मीटर, राइट। Q की बात करें तो Q चार्ज है, Q का जो हमारा SI यूनिट होती थी दैट वाज कूलम। तो एक्चुअली में SI यूनिट ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज कूलम मीटर, राइट। तीसरी चीज हमें पढ़नी है कि हमारा आइडल डाइपोल होता क्या है। मुझे चाहिए हमारे डाइपोल मूवमेंट की स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो प्लस फाइनाइट वैल्यू। फाइनाइट वैल्यू के लिए अगर मेरा जो डिस्टेंस है वो जितने दोनों चार्जेस पास होंगे दैट मीन्स उनकी उतनी डाइपोल मूवमेंट होगी, या फिर मैं बोलूँ तो उस डाइपोल की उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। तो पास करने के लिए मुझे चाहिए कि मेरा 2a जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली 0 चाहिए, मुझे जितना कम हो सके या मिनिमम बोलूँ
राइट। बट अगर मुझे फाइनाइट वैल्यू चाहिए तो मुझे उस Q को बड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि A को हमने बहुत छोटा कर दिया। तो Q जो है मेरा टेंड्स टू होना चाहिए इन्फिनिटी। तो अगर मेरे पास कोई भी ऐसा डायपोल है जिनका चार्ज जो है वो काफ़ी बड़ा है, टेंड्स टू इन्फिनिटी, और उनका डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो वो हमारा कहलाता है आइडल डायपोल, जिसका दूसरा नाम इज पॉइंट डायपोल के नाम से भी आपने कुछ बुक्स के अंदर इसको पढ़ा होगा। तो आइडल एंड पॉइंट डायपोल आर द सेम, जो कि हमारा क्या होगा, डिस्टेंस टेंड्स टू जीरो एंड चार्ज टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो एज ए साइड हमको डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करना है। तो जो डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नाम दे देते हैं डायपोल फील्ड। तो डायपोल फील्ड कुछ नई चीज़ नहीं है। डायपोल फील्ड मतलब डायपोल ने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करी। अब वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डायपोल है वो डिपेंड करती है कि वो डायपोल के किस पोजीशन पर है, राइट। तो वो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। द फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल। एक्सियल पॉइंट क्या होता है कि अगर मेरा ये डायपोल है -q और +q का सेपरेटेड बाय 2a, तो उसी पाथ के अंदर किसी इस तरफ या उस तरफ किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, फॉर सपोज मैं a के ऊपर देखना चाह रही हूँ कि कितनी ये डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है एट पॉइंट a, राइट। तो यहाँ पर मेरा डिस्टेंस था 2a। अब सेंटर से लेकर, अब यहाँ पर आप समझोगे कि हमने डिस्टेंस को a ना लेकर 2a क्यों लिया था, क्योंकि जब भी हम लोग डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड या कुछ भी चीज़ स्टडी करते हैं तो मुझे उसको उसके सेंटर से स्टडी करना होता है, राइट। अब सेंटर का मतलब क्या है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डिस्टेंस भी मैटर करता है। तो यहाँ पर जो होगा हमारा, मुझे इसको काउंट करना होगा एज a एंड a। तो उसको अगर मैं 2a लेती हूँ, उसको हाफ करके कैलकुलेशन जो है मेरी वो ईजी हो जाती है। बट आप अगर ओके हो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो, तो आप सिंपली a लेकर a हाफ और a हाफ करके भी अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो। आंसर ऑब्वियसली सेम ही आएगा। फाइन। तो यहाँ पर मैं कह रही हूँ उस डायपोल के सेंटर से जो वो पॉइंट a था जहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करनी है, उसके बीच का डिस्टेंस है r, राइट। अब मुझे पता है अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करनी है, चाहे वो डायपोल हो चाहे वो कुछ भी हो, हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से क्या करा था, अगर मुझे इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल स्टडी करनी है तो मुझे इन दोनों के इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी और उनको फिर वेक्टर सम कर देना होगा, राइट। अब वेक्टर सम है तो डेफिनेटली डायरेक्शन भी चाहिए। तो अगर मैं डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन की बात करूं तो वो कहाँ से होती है, माइनस टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ से हो गई है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, दैट इज E ऑफ -q। फॉर्मूला क्या होता था, 1/4πε0 इंटू चार्ज दैट वॉज -q अपॉन r स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखते हैं नेगेटिव q और a के बीच का डिस्टेंस कितना है, इतना तो हो गया r प्लस ये वाला एरिया दैट इज a। दैट मीन्स मेरा डिस्टेंस कितना हो गया, r प्लस a। तो हमारे फॉर्मूले से वो क्या बन जाता है, r प्लस a का स्क्वायर। वेक्टर थी तो मुझे एक डायरेक्शन भी चाहिए, जो ऑब्वियसली डायरेक्शन किसकी होगी, डायपोल मूवमेंट की होगी। तो यूनिट वेक्टर भी हमने किसका लगा दिया है, डायपोल मूवमेंट का। तो ये तो आ गई मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। वहीं देखें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कितनी हो जाएगी, 1/4πε0 पॉजिटिव ऑफ q अपॉन, अब डिस्टेंस कितना होगा पॉजिटिव चार्ज और a के बीच में, टोटल था r, पर उसके अंदर से मुझे इतना डिस्टेंस माइनस कर देना है, दैट मीन्स r माइनस a का स्क्वायर बन जाएगा, राइट। और यूनिट वेक्टर अगेन p का यूनिट वेक्टर हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखना, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इन दो डिस्टेंसेस के बीच में। फाइन। तो अब मेरे को पता है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, दैट इज वेक्टर सम ऑफ E ऑफ -q प्लस E ऑफ प्लस q। इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ से मेरे पास 1/4πε0 इंटू q बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1/r प्लस a का होल स्क्वायर विद अ नेगेटिव साइन प्लस 1/r माइनस a का होल स्क्वायर। एम आर राइट। अब इसको अगर मैं देखूँ तो कितनी वैल्यू बन जाएगी, और हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, 1/4πε0 इंटू q बचेगा, ये आ जाएगा ऊपर, दैट इज r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस प्लस r प्लस a का होल स्क्वायर अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर इंटू r माइनस a का होल स्क्वायर। अब जैसे ही हम इसकी वैल्यूज खोलेंगे, हम ब्रैकेट खोलते हैं, तो ये बन जाएगा q/4πε0।
पहले मैं r प्लस ए का होल स्क्वायर खोल रही हूँ, दैट इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar। यहाँ पर माइनस ऑफ r माइनस ए का होल स्क्वायर था, दैट मीन्स माइनस ऑफ आर स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2ar, राइट। अपॉन में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। एम आई राइट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये वैल्यूज कैंसिल आउट हो गई है और यहाँ से मेरे पास बचा है q अपॉन 4πε0 इंटू 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे पता था कि डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट वाज 2 इंटू क्यू इंटू ए। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो यहाँ पे ये 2, एक ये q और एक ये r। तो अगर ये हम लोग इसकी जगह हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं p को, तो आंसर बन जाएगा 2pr अपॉन 4πε0 इंटू 1 अपॉन, अब मैं कह रही हूँ कि मेरा जो r है वो a से काफ़ी बड़ा है, राइट। अगर मैं कह रही हूँ मेरा r जो है वो a से काफ़ी बड़ा है, तो मैं a स्क्वायर को निगलेक्ट कर सकती हूँ इन फ्रंट ऑफ r स्क्वायर, दैट मीन्स r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टेंड्स टू कितना हो गया है, r स्क्वायर ही तो बना। अगर मेरा r बहुत बड़ा है तो मैं a स्क्वायर को निगलेक्ट कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ r का स्क्वायर का भी स्क्वायर, दैट इज 4, और यहाँ पर आ गई मेरी यूनिट वेक्टर p का वो, राइट। तो मेरे पास आंसर क्या बन गया है, यहाँ से एक r जो होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास आंसर कितना बन चुका है, दैट इज 2p अपॉन 4πε0 r³। तो यहाँ पर मुझे पता चल गया जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड थी एट एक्सियल पॉइंट वो कितनी है, 2p अपॉन 4πε0 r³। तो नेक्स्ट हमें देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। अब इक्वेटोरियल का मतलब क्या होता है कि जिस पॉइंट फॉर सपोज ए के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करनी है वो सेंटर ऑफ द डाइपोल के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो अब की बार अगेन मैंने डाइपोल लिया है विद द चार्जेस नेगेटिव q एंड पॉजिटिव q, जिनके बीच का डिस्टेंस था 2a। तो सेंटर से मैंने उसको a और a में बांट दिया है। दूसरी चीज़ मैंने देखी, हमने लास्ट उसके अंदर भी देखा था कि हम लोग सेंटर से उस पॉइंट जहाँ पर भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करनी है वहाँ का डिस्टेंस हम रख देते थे r, और मैंने लिया है अब की बार चार्जेस और जो पॉइंट ए था उसके बीच का एंगल जो बन रहा है वो थीटा बन रहा है। अब ऑब्वियसली अगर मुझे इसका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आई नो मुझे नेगेटिव ऑफ क्यू और पॉजिटिव ऑफ क्यू की इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और उनको वेक्टर सम कर देना है। तो उसके लिए मुझे डिस्टेंस की भी ज़रूरत है नेगेटिव क्यू और ए के बीच में और पॉजिटिव क्यू ऑफ ए के बीच में। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमारी चार्जेस और ए के बीच का डिस्टेंस कितना बन जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, राइट। इतना तो कोई डाउट नहीं है। तो अब देखते हैं एग्जैक्टली हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शंस क्या होगी। तो अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती थी, जितना भी फोर्स जिस भी डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो मतलब मुझे यहाँ पर देखना होता है अगर मुझे इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो डेफिनेटली आई विल सपोज कि यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज पड़ा है, पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, एंड आई विल सी कि वहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन क्या बन रही है। तो पॉजिटिव क्यू की वजह से अगर यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज पड़ा है तो उसको एक रिपल्सिव फोर्स लग रही होगी, दैट मीन्स इस यहाँ से ई ऑफ प्लस क्यू का डायरेक्शन कहाँ पर हो जाएगी, फ्रॉम दिस वे। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पॉजिटिव क्यू है और यहाँ पर नेगेटिव क्यू है, तो हमारी फोर्स की डायरेक्शन वुड बी अट्रैक्टिव, दैट मीन्स यहाँ पर हमारा इस डायरेक्शन में लग जाएगी ई ऑफ माइनस क्यू, राइट। और अगर मैं देखूँ इनके हमें ऑब्वियसली अब कॉम्पोनेंट्स बनाने होंगे, तो अगर मैं सिर्फ यहाँ का कंपोनेंट देखूँ या फिर इवन अगर आप ऊपर का भी देखो जो कि हमारे यूज़ का नहीं है बट यहाँ का देखूँ, तो वो कितना बन जाएगा, दैट इज़ ई ऑफ कॉस थीटा। एम आई राइट? क्यों? क्योंकि ये थीटा था तो ऑब्वियस सी बात है ये भी थीटा होगा, ये थीटा था तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी थीटा होगा, और इनका कॉम्पोनेंट जो कि थीटा से लगा हुआ है दैट इज दी ई कॉस थीटा, राइट। अब अगर मैं देखूँ तो मतलब मेरी ओवरऑल जो ई है, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इस डायरेक्शन में लग रही है। एम आई राइट? क्यों? क्योंकि मेरा यहीं पर एडअप होगा, जो इसका नेगेटिव होगा, जो इसका साइन थीटा होगा और इसका साइन थीटा होगा, वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे।
तो इन टोटल मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, टूवर्ड्स लेफ्ट, राइट। पर वहीं मैं बात करूं हमारे डाइपोल मूवमेंट की, तो डाइपोल मूवमेंट अगर मैं देखूं तो यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज जाता है, तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन तो हो गई इस साइड। दैट मीन्स मुझे यहाँ से पता चल गया कि डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। तो यहाँ से सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, पॉजिटिव क्यू की, राइट। तो उसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 क्यू ऑफ कितना डिस्टेंस था, दैट वाज r² प्लस a² के रूट का भी स्क्वायर, एम आर राइट। तो इसको मैं यहाँ पर कैंसल आउट कर रही हूँ, तो मतलब कितना बन गया वो r² प्लस a², राइट। डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर अगर सपोज ये ए पॉइंट था, इसको बी और सी ले लेते हैं हम लोग, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में थी, अलोंग सी ए। तो हमने डायरेक्शन भी लिख दी है। ऐसे ही हम बात करते हैं ई ऑफ नेगेटिव क्यू, वो कितनी बन जाएगी 1/4πε0 क्यू ऑफ अगेन r² प्लस a², बट अब की बार डायरेक्शन कितनी है, अलोंग ए बी। तो मुझे पता है मेरी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी दोनों चार्जेस की इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम दिस वे। और मैंने ये चीज़ डिस्कस कर ली है, क्योंकि हमें अगर हम लोग इनके कंपोनेंट्स बनाते हैं तो परपेंडिकुलर तो कैंसल आउट हो जाएंगे, तो मेरे सिर्फ बचते हैं ई कॉस थीटा का, राइट। तो वो हो रहा है ई ऑफ पॉजिटिव क्यू का कॉस थीटा प्लस ई ऑफ नेगेटिव क्यू का कॉस थीटा। बट मैंने एक और चीज़ पढ़ी थी कि हमारा जो डायरेक्शन ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बिल्कुल ऑपोजिट है डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मूवमेंट। तो ऑल इन ऑल हमारा एक डायरेक्शन की वजह से ऑल इन ऑल हमारे पास एक नेगेटिव साइन आ गया। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, मुझे पता है मैग्नीट्यूड जो थे दोनों के ही चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल थे, तो ये बन जाएगा नेगेटिव ऑफ ई इंटू कॉस थीटा इंटू 2, क्योंकि ये 2 हो गए हैं। तो वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो ये बन रही है -2 इंटू ई का मैग्नीट्यूड वॉज 1/4πε0 क्यू अपॉन r² प्लस a² इंटू में कॉस थीटा, राइट। अब कॉस थीटा होता क्या था हमारा एग्जैक्टली, दैट वाज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मेरे पास कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, जो मेरा बेस कितना है दैट इज a, और हाइपोटेन्यूज कितनी है दैट इज r² प्लस a² का रूट। तो हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन गई है, दैट इज -2 इंटू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन r² प्लस a² इंटू कॉस थीटा की जगह हमने लिख दिया आपकी बार a अपॉन रूट ऑफ r² प्लस a²। अगेन अगर मैं इसको सॉर्ट आउट करती हूँ, मुझे पता है p अगेन कितना होता था 2aq, तो यहाँ पर 2 भी है, a भी है और q भी है हमारे न्यूमरेटर में। तो यहाँ से तो बन गया ये -p अपॉन 4πε0 एज इट इज इंटू 1/r² प्लस a² की कितनी पावर बन गई, दैट इज 3/2। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हाफ है, तो इसकी पावर्स जब मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो पावर बन रही है मेरी 3/2, राइट। अब अगेन मैं वो सिचुएशन ले रही हूँ जहाँ पर मेरा r जो था वो बहुत बहुत बड़ा है फ्रॉम दी ए। अब इसका क्या मतलब है कि जो मेरा पॉइंट ए था वो बहुत बहुत दूर है फ्रॉम दी सेंटर ऑफ दी डाइपोल। तो हम लोग देखते हैं यहाँ से मेरा a² तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, राइट, क्योंकि हम लोग उसको इग्नोर कर सकते हैं, उन दोनों के सम में जो होगा r² ही आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू बन रही है -p/4πε0 इंटू यहाँ पर सिर्फ r² की पावर 3/2 था, तो यहाँ से 2 से 2 हो गया कैंसल अपॉन r3। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ द डाइपोल का फॉर्मूला आ गया, दैट इज -p/r³ इंटू 1/4πε0। इसको कैंसल मत करना, 4πε0 चाहे एक्सियल पॉइंट है चाहे इक्वेटोरियल है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको डायरेक्टली वैल्यू पता होती है जब भी आपको न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला यूज़ करना है कि 1/4πε0 की वैल्यू इज 9 × 10⁹। तो अगर आप इसको काट दोगे तो वो वैल्यू गड़बड़ा सकती है, और वैसे भी वो एक इवन नंबर का वैल्यू नहीं था कि 9 × 10⁹, तो वहाँ पर वो आपको एक दिक्कत दे सकती है कैलकुलेशन में। तो अपना ट्राई करा करो कि आपका 1/4πε0 जो है वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहे।
तो अभी तक हमने देखा कि अगर एक मेरे पास डाइपोल है तो वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट करता है एट एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट। पर अब मुझे देखना है अगर मैंने अपने डाइपोल को एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करा है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पर कितना असर पड़ेगा और उसके फोर्स के ऊपर कितना असर पड़ेगा। अब टॉर्क क्या होता है एग्जैक्टली? टॉर्क कुछ नहीं होता, इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द डाइपोल। तो वो जो डाइपोल होगा जिस सिचुएशन के अंदर जितना भी फोर्स एक्सर्ट करेगा उसको हम नाम दे देते हैं टॉर्क का। फाइन, तो फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास एक डाइपोल है, यहाँ पर पॉजिटिव क्यू प्लेस्ड है, यहाँ पर नेगेटिव क्यू प्लेस्ड है और इसके बीच का डिस्टेंस इज फॉर सपोज 2a। फाइन, अब मुझे पता है अगर मुझे टॉर्क देखना है, टॉर्क इज नथिंग बट द फोर्स, तो फोर्स की बात करूँ तो अगर मुझे टोटल फोर्स देखना है इस डाइपोल के ऊपर तो मुझे पता है पॉजिटिव और नेगेटिव क्यू के इंडिविजुअली फोर्स का हमें वेक्टर सम करना है। और मुझे दूसरा एक फोर्स का फॉर्मूला याद हो अगर आपको, तो फोर्स होता था QE, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी F/Q, तो यहाँ से मेरे पास QE आ गया। तो अगर पॉजिटिव चार्ज के फोर्स की बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा पॉजिटिव ऑफ QE, राइट। सिमिलरली अगर नेगेटिव की बात करूँ, फोर्स ऑफ नेगेटिव Q कितना हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ QE। तो अगर मैं टोटल देखती हूँ उनके फोर्सेस को तो उसका सम कितना है, उसका सम तो जीरो ही हो गया ना। तो QE माइनस QE कितना है, तो जीरो ही हो गया F टोटल, राइट। तो यहाँ से हमें ये पता चला अगर मेरा एक डाइपोल है जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो उसका फोर्स जो होगा टोटल या टॉर्क बोलूँ तो वो जीरो होगा। पर हमने एक और चीज़ नोटिस करी, फॉर सपोज अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म इस डायरेक्शन के अंदर है, फाइन, तो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म फ्रॉम डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, और वहाँ पर मेरा एक डाइपोल है जो कि डायरेक्टली पैरेलल ना सेट होकर वो एक पर्टिकुलरली एंगल के ऊपर खड़ा है। फॉर सपोज दिस वे इज माई डाइपोल, तो यहाँ पर फॉर सपोज नेगेटिव ऑफ Q है, यहाँ पर फॉर सपोज पॉजिटिव ऑफ Q और उनके बीच का डिस्टेंस इज 2a और वो इलेक्ट्रिक फील्ड से एक पर्टिकुलर एंगल दैट इज थीटा के ऊपर खड़ा है। तो इस केस के अंदर मैंने देखा जो उसका टॉर्क था, जो उसका फोर्स था, वो जीरो नहीं आ रहा है। कैसे कहते हैं हम लोग, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मेरा थीटा है तो अगर मुझे कॉम्पोनेंट्स बनाने हैं इनके तो ये तो बन जाएगा 2a का, अगर मैं कॉम्पोनेंट बनाऊँ तो यहाँ से इट इज़ 2a ऑफ कॉस थीटा और यहाँ से इट इज़ 2a ऑफ साइन थीटा, राइट। तो यहाँ पर मेरे पास टॉर्क का एक फॉर्मूला है, टॉर्क को हम डिनोट करते हैं एक सिंबल से दैट इज टाउ, जो कि दिखता कैसा है, आधा च जैसा दिखता है हिंदी के, जिसका नाम होता है टाउ, फाइन। तो टॉर्क का एक फॉर्मूला है दैट इज आइदर ऑफ फोर्स, फोर्स किसका, एक्सर्टेड बाय एनी ऑफ द चार्जेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ बिटवीन टू चार्जेस, फाइन। तो मेरे पास टॉर्क का एक फॉर्मूला है दैट इज आइदर फोर्स, इस किसी भी एक चार्ज का फोर्स कितना होगा दैट इज QE इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ बोथ दी चार्जेस, जो कितना बन रहा है एक्चुअली में 2a साइन थीटा, तो ये बन गया 2a साइन थीटा। अब मुझे पता है मेरा डाइपोल मोमेंट क्या होता था, दैट वाज 2 इंटू a इंटू Q, एम आई राइट। तो यहाँ पर मेरे पास 2a भी है और Q भी है, तो यहाँ से मुझे मिल गया है ये PE साइन थीटा। तो टॉर्क का मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया है PE साइन थीटा। अब बच्चों का क्वेश्चन होता है यार यहाँ पे जीरो और यहाँ पर अगर कोई वैल्यू पर्टिकुलरली फॉर्मूला है तो वो इसको कैसे वेरीफाई कर रहा है। तो अगर मैं देखूँ, अगर मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसा ही बैठा होता दैट इज माइनस Q और पॉजिटिव ऑफ Q, तो मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड से उसका कितना एंगल बनता, दैट वाज जीरो। तो वो कितना टाउ कितना बनाता, वो बनता P इंटू ई इंटू साइन जीरो, जो कि बन जाता है जीरो। तो डेफिनेटली वही चीज़ आई थी मेरी कि टॉर्क अगर मेरा बिल्कुल पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एम आई राइट। ये केस था हमारा मिनिमम ऑफ टॉर्क का, मिनिमम कितना होगा, जीरो ही तो होगा। अगर हम बात करें टॉर्क ऑफ मैक्सिमम की, तो मुझे पता है थीटा के ऊपर सब कुछ डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम P और E को तो चेंज नहीं कर सकते। तो अगर मैं अपने डाइपोल को एकदम 90, जो कि मैक्सिमम थीटा होता है हमारे केस के अंदर, 90 के केस में, तो वो कितना बन जाएगा PE इंटू साइन 90, तो वैल्यू बन रही है PE। तो टाउ मैक्स भी मेरे पास आ गया है PE। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई है। टॉर्क क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द डाइपोल। तो हमने देखा टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस।
तो अगर मेरा डाइपोल जो था किसी भी एंगल के ऊपर बैठा है कि अपनी हमारी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसका हम लोग वैल्यूज पुट करें तो आइदर फोर्स, किसी भी एक चार्ज का फोर्स कितना होगा, QE इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 2a साइन थीटा। हमने देख लिया अपने रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट से। यहाँ से मैंने P की वैल्यू पुट, P का फॉर्मूला एक्चुअली में सब्सटीट्यूट करा और एक फॉर्मूला बना लिया। वहाँ पर मेरे पास केसेस आ सकते हैं टाउ मिनिमम, टाउ मैक्सिमम या टॉर्क मिनिमम, टॉर्क मैक्सिमम। तो मतलब मुझे हमारे थीटा को या तो 0 कर देना है या तो फिर 90 कर देना है, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने डाइपोल की पोजीशन ही चेंज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अगर मेरा डाइपोल जो है वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया जाए तो उसके टॉर्क के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो पहले तो थोड़ा सा रिकॉल करो, जब हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल रखा था और उस केस में रखा था कि मेरा डाइपोल जो है वो पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल होगा हमारी डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो हमारा टॉर्क जो था वो 0 आ रहा था, राइट। बट वहीं अगर केस में देखूँ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो केस सेम नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फॉर सपोज वो इस डायरेक्शन के अंदर आ रही है, फाइन, और यहाँ पर मैंने एक डाइपोल रखा है पैरेलल, दैट इज -P और -Q और +Q इस डायरेक्शन में होंगे, तो हमारा जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो भी किस डायरेक्शन में है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और मुझे पता है जो मेरा टॉर्क होता है वो एक्चुअली में P और E की डायरेक्शन पर ही तो डिपेंड करता है, राइट। अगर मुझे उसको वेक्टर देखना है तो P और E की डायरेक्शन देखेंगे, क्योंकि साइन थीटा की तो डायरेक्शन नहीं होती। नाउ मैंने देखा कि अगर पैरेलल कंडीशन के अंदर मेरा P और E जो था वो एक ही डायरेक्शन में है, मतलब मेरी टॉर्क की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, वो इंक्रीज हो रही होगी, वो एडअप हो रही होगी। वहीं अगर मैं बात करूं अगेन मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, बट अब की बार मैंने अपना डाइपोल जो है वो एंटी पैरेलल रखा है, दैट मीन्स उल्टा रखा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, मेरी E जो थी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट मेरे डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। एंड अगेन क्योंकि हमारी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मूवमेंट अब ऑपोजिट हो चुकी है, दैट मीन्स जो मेरी टॉर्क की वैल्यू होएगी वो क्या हो जाएगी, वो थोड़ी सी डिक्रीज होने लग जाएगी। ये चीज समझ आई, राइट। तो रिकॉल करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा आज की वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले तो हमने डाइपोल मूवमेंट पढ़ा था, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल, जो कि हम डिनोट करते हैं फ्रॉम स्मॉल p, और उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था 2a इंटू क्यू, जहाँ पे 2a क्या था, हमारा डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, और q हमारी मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज था। दूसरा हमने पढ़ा डाइपोल फील्ड, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द डाइपोल एट द एक्सियल पॉइंट, जिसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1/4πε0 2pr/r² माइनस a² का भी होल स्क्वायर। और अगर मेरा r जो है वो a से काफ़ी बड़ा हो जाए, या फिर मेरा जो पॉइंट था, जो एक्सियल पॉइंट था, वो हमारे डाइपोल के सेंटर से काफ़ी दूर हो जाए, तो मेरा E एक्सियल कितना बन जाता था 1/4πε0 2p/r³, राइट। तीसरी हमने पढ़ी थी मेन चीज़ की डाइपोल फील्ड कितनी होती है इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर, तो वो उसने हमने फॉर्मूला देखा, दैट इज 1/4πε0 p/r² प्लस a² का पावर 3/2। और वहीं अगर r हमेशा बहुत बड़ा हो जाए हमारा a से, तो फॉर्मूला बन जाता है 1/4πε0 p/r³, जहाँ पे p हमारा डाइपोल मोमेंट था। अब अगर हम ध्यान से देखें, अगर मेरा r बहुत बड़ा है तो मेरा p E एक्सियल जो है हमेशा और हमेशा E इक्वेटोरियल के डबल आएगा। तो कभी कभी आपसे रिलेशनशिप ही मांग ली जाती है, उसके अंदर या तो आपको प्रॉपरली इनको डराइव करके दिखाना होता है, तो डेफिनेटली इन दोनों फॉर्मूले की डेरिवेशंस भी बहुत ज़रूरी है, या फिर वो डायरेक्टली 2 या 3 जितने भी मार्क्स में उनका मूड हो वो इनके बीच का रिलेशनशिप मांग लेते हैं, या फिर हम उनको कंपेयर करने को आपको कह देते हैं कि कितनी होगी वैल्यू। तो ऑब्वियसली ई एक्सियल एट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट विल बी डबल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट व्हेन आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द ए। लास्ट हमने पढ़ा था हमारा टॉर्क, जिसको हम टाउ के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है PE साइन थीटा, राइट। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी आसान होते हैं और काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो वो चीज़ मैं नहीं करवा रही हूँ यहाँ पर। तो आपको मेनली यहाँ पर इनकी डेरिवेशंस याद रखनी है, करके देखनी है, जितनी हो सके प्रैक्टिस करो उसकी, एंड ऑब्वियसली फॉर्मूले करने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी डायरेक्ट आते हैं और स्कोरिंग चीज़ है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी वाइंड अप कर रही हूँ वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, उस पर कमेंट ज़रूर करना, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय।